घोड़ागाड़ी का एक घोड़ा जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। दफातन मैंने इमरान को देखा। वो मेरे पहलू में नहीं था, वो तेजी से दौड़ता हुआ छत के आखिरी किनारे की तरफ जा रहा था। साफ पता चलता था कि वो किसी के पीछे लपका है। छत की मुंडेर तक पहुंचकर उसने हवा में जस लगाई। ये वैसी ही जस थी जैसे पैराग स्विमिंग पूल में कूदने के लिए लगाते हैं, लेकिन इमरान के नीचे स्विमिंग पूल नहीं था। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि वो पराली के एक बड़े ढेर पर गिरा है और वहां से लुढ़क कर जमीन पर आ गया है। उठकर वो फिर किसी के पीछे लपका। अब मैंने भागने वाले का साया भी देख लिया। वो बर्क रफ्तारी से खेतों की तरफ दौड़ा जा रहा था। एकदम मेरी समझ में आ गया कि इमरान किसके पीछे दौड़ा है। जिन 2 फायर्स की वजह से हंगामा शुरू हुआ वो हमारी दाएं जानब वाली 2-3 छतों में से किसी एक छत पर से हुए थे। गलबन इमरान ने फायर करने वाले को देख लिया था और अब उसको पकड़ना चाह रहा था। इस शख्स ने भागते भागते एकदम पलटकर इमरान पर गोली चलाई। उसके हाथ में राइफल थी। इमरान ने नीचे कर खुद को बचाया था। हम इस वक्त ये अंदेशा भी मेरे जहन में आया कि कहीं उसे गोली तो नहीं लग गई। इमरान ने नीचे लेटे लेटे 2 जवाबी फायर किए, लेकिन ये फायर मध्य मुकाबल को लगे नहीं। मैंने उसे बर्क रफ्तारी से गन्ने के खेत में ओझल होते देखा। जो इमरान खड़ा हुआ, मैंने एक और लर्ज़ाखेज मंजर देखा। एक जानिब से एक और लंबा तड़का शख्स बरामद हुआ। उसके हाथ में राइफल थी। उसका इरादा यहाँ था, वो कब से इमरान को निशाना बनाना चाह रहा था। यह बस सेकंड का खेल था। मैंने टेलीस्कोप फेंक कर राइफल पकड़ी। अभी मुझे राइफल सीधी करने और निशाना लेने में 2-3-4 सेकंड लगने थे और मेरा निशाना बहुत अच्छा भी नहीं था। लेकिन ये 3-4 सेकंड शुरू होने से पहले ही वो कुछ हो गया जिसकी तवक्का नहीं थी। करीबी खेत में से एक हेवला सा निकला और बर्क रफ्तारी से राइफल बरदार पर जा पड़ा। एक कुत्ता था। उसकी आवाज खेतों के दरमियान दूर तक गूंजी। मैंने कुत्ते और राइफल बरदार को ऊपर नीचे गिरते देखा। दोनों गुत्थम गुत्था थे। इनके दरमियान फायर का शोला लपका। यह वो वक्त था जब इमरान को अंदाजा हुआ कि उसके अकब में क्या हुआ है। इमरान पलटा, मगर तब तक खेल खत्म हो गया था। तनोमंद कुत्ते ने एकदम राइफल बरदार को छोड़ा और खेतों में ओझल हो गया। यूं लगा था कि वो फायर की खौफनाक आवाज से बिदक गया है, लेकिन जो कुछ भी था, कुत्ता अपना काम कर गुजरा था। राइफल बरदार में सुध पड़ा था। जैसा कि बाद में पता चला, देव हैकल कुत्ते की अचानक जस्त के सबब उसकी राइफल से गोली चल गई थी। राइफल का रुख ऊपर की तरफ था, इसलिए गोली ने राइफल बरदार को ही निशाना बना डाला था। पिघला हुआ करीबन 20 ग्राम सीसा राइफल बरदार की ठोड़ी के निचले हिस्से से दाखिल हुआ था और उसका तालू फाड़कर खोपड़ी में घुस गया था। मेरे दिल ने गवाही दी कि यह कोई और नहीं, वही कुत्ता है जो पिछले 2-3 दिन से हमारे इर्द गिर्द मंडला रहा था। आफ्ताब को गोली लगने से लेकर कुत्ते के नमूदार होने और फिर नामालूम राइफल बरदार की हलाकत तक के सारे वाकयात सिर्फ 8-10 सेकंड के अंदर ही रूनुमा हुए। इमरान भागता हुआ दोबारा घर में दाखिल हुआ और सीढ़ियां चढ़कर फिर छत पर आ गया। अस्पताल के अहाते के अंदर कयामत बर्बाद थी। अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। हमें अहाते में कम से कम 5 लाशें नजर आ रही थी। इनमें से एक वाज़े तौर पर मारिया की थी। वो ऊंधी पड़ी थी, उसके पुश्त पर बंधे हुए हाथ थे। अब ये लोग सुल्ताना और आफ्ताब को नहीं छोड़ेंगे, इमरान ने सरसाती आवाज में कहा। मेरे सीने में कुछ टूट कर बिखर गया और उसकी किरचियां पूरे जिस्म में फैल गईं। हमें क्या करना चाहिए, मैंने कराती हुई इसी आवाज में पूछा। इमरान ने जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें अहाते पर जमी थी। जनरेटर चल रहा था। बल्ब की मध्यम रोशनी में सब कुछ नजर आ रहा था। दर्जनों मुसल्ला गार्ड्स और कमांडोज ने एकदम 3 अतराफ से अस्पताल पर हल्ला बोल दिया था। वो बारिश की तरह गोलियां बरसाते हुए अस्पताल के अहाते में घुस गए और मुख्तलिफ चीजों की आड़ ले ली। कमांडोज की एक टोली अहाते का एक बगली दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। इन्होंने बरामदे के बिल्कुल करीब पोजीशन ले ली। इनकी अंधाधुंध फायरिंग ने अस्पताल के सारे अंदरूनी शीशे तोड़ डाले। हर तरफ शोले लपकते नजर आए और धुआं फैल गया। मैं टेलीस्कोप से देख रहा था, तब अचानक मेरी नजर एक मंजर पर पड़ी और हर उम्मीद दम तोड़ गई। यह आफ्ताब खान की लाश थी। वह बरामदे की चकोर सतून के पीछे ऊंधा पड़ा था। उसके लिबास पर खून के धब्बों से अंदाजा होता था कि इसका सारा जिस्म छलनी हो गया है। उसके लंबे बैरल वाली 7mm राइफल भी उसके पास पड़ी थी। मैंने कहा, इमरान, सुल्ताना अकेली रह गई है शायद। उसके साथ ही मैंने टेलीस्कोप इमरान की तरफ बढ़ाई और बरामदे के आखिरी हिस्से की तरफ इशारा किया। इमरान ने देखा और उसके होंठ भी सुकड़ गए। इसका मतलब है कि जवाबी फायर सिर्फ सुल्ताना कर रही है, इसके सिवा और क्या हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि वो 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं निकाल सकेगी। मेरी आवाज रुंध गई। अहाते के अंदर और बरामदे के आसपास कमांडोज की बड़ी तादाद मौजूद थी। इनमें सफेद फार्म कमांडोज भी थे। मारिया की मौत ने घेरा डालने वालों को जैसे वहशी कर दिया था। यूं लगता था कि वो इसी जगह आफ्ताब और सुल्ताना का कीमा कर देना चाहती हूँ। क्या ख्याल है इमरान, इसे बचाने की कोशिश करें? मैंने लर्जीदा आवाज में पूछा। कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें नीचे जाना होगा, सबके सामने आना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूं, मैंने कहा। इमरान 1 सेकंड जाया के बगैर उठ खड़ा हुआ। हम दौड़ते हुए सीढ़ियां उतरे, फिर एक गली से गुजरकर अस्पताल की तरफ आ गए। लोग कोनों खुदरों में छुपे हुए थे। हर तरफ दहशत बरस रही थी। हम फाटक पर पहुंचे। हिंदू गार्ड्स ने हमें देख लिया। उनमें से कुछ ने हमें पहचान लिया।
उनकी आंखों में हरास आमेज हैरत नजर आई। पांडे के एक मातहत का हाथ बेसाख्ता अपने पिस्तौल की तरफ बढ़ा। यही वक्त था जब इमरान की नजर मैनयार्ड पर पड़ गई। वो अंग्रेजी में बोला, मिस्टर मैनयार्ड, बात सुनिए। मैनयार्ड भी हमें खुले आम सबके सामने देखकर हैरान हुआ। इमरान उसे एक तरफ ले गया। इन दोनों के दरमियान बस 4-5 जुमलों का तबादला हुआ। आते में होने वाली फायरिंग शदीद होती जा रही थी। लगता था कि सुल्ताना ने कहीं अच्छी पोजीशन ली हुई है और भरपूर जवाब दे रही है। मुझे मालूम था कि इमरान ने मैनयार्ड से क्या कहा है। यकीनन उसने उससे दरख्वास्त की थी कि उसे आगे जाने का मौका दिया जाए। वो सुल्ताना को हथियार डालने और गिरफ्तारी देने पर आमादा कर देगा। मैनयार्ड के तासरात से अंदाजा हुआ कि इमरान के बाद का उस पर मुस्बत असर हुआ है। वो तेजी से पीछे गया। कालबन ऑपरेशन इंचार्ज मिस्टर एंडरसन से इजाजत लेने गया था। वो दौड़ता हुआ गया था, दौड़ता हुआ ही वापस आया। इस दौरान में हिंदू सिपाही हमें शोला नजरों से देखते रहे थे। वापस आते मैनयार्ड ने हम दोनों को साथ लिया और चक्कर काटकर अहाते के उस बगली दरवाजे पर पहुंचा जिसे तोड़कर कमांडोज 4-5 मिनट पहले अंदर घुसे थे। आते में दाखिल होने से पहले मैनयार्ड ने मेरी और इमरान की राइफलें लेकर अपने साथियों को थमा दी। इसके बाद उसने बुलंद आवाज में कमांडोज को हुक्म दिया कि वो कुछ देर के लिए फायरिंग रोक दें। फायरिंग मध्यम हुई और फिर रुक गई। तहम कमांडोज ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। राइफलों के कुंदे उनके शानों से लगे रहे और निगाहें टारगेट पर जमी रही। अंदाजा हुआ कि सुल्ताना स्टोर रूम के करीब एक 10 फुट ऊंची गैलरी में मौजूद है और उसके अंदर से जवाबी फायर कर रही है। क़यामत खेज फायरिंग में वक्फा आया तो दबी हुई आवाजें ऊपर आई। एक आवाज किसी शदीद जख्मी की थी जो बरामदे के अंदरूनी हिस्से में बड़ा था और मदद के लिए तड़प रहा था। दूसरी आवाज अहाते में तड़पते फड़कते जख्मी घोड़े की थी। उसके अलावा अहाते के बाहर और इर्द गिर्द की छतों पर गोलियों की सदाएं थी। मुसल्ला फौजी और कमांडोज एक दूसरे को पुकार रहे थे, हदायत दे रहे थे या ले रहे थे। आ जाओ अंदर है। मैनयार्ड ने हम दोनों को एक साथ मुखातिब करके कहा। हम दीवार के साथ साथ चलते मैनयार्ड के पीछे बरामदे तक पहुंचे और एक छोटी सी दीवार की ओट में हो गए। मैंने कनखियों से देखा, आफ्ताब खान की लाश बस 8-10 कदम के फासले पर चकोर सतून के पीछे पड़ी थी। लगता था कि कमांडोज ने वहशत में उसकी लाश पर भी गोलियां बरसाई हैं। चकोर सतून की ओट में खड़े एक अंग्रेज ने भागकर अपनी पोजीशन तब्दील की तो गैलरी की तरफ से फौरन राइफल का फायर हुआ। कमांडो बाल बाल बचा। मैनयार्ड ने हाथ में पकड़ा हुआ मेगाफोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने पुकार कर कहा, सुल्ताना, गोली चलाने का कोई फायदा नहीं, तुम अपनी राइफल नीचे फेंक दो और खुद भी बाहर आ जाओ। मैनयार्ड साहब ने वादा किया है कि तुम पर फायर नहीं किया जाएगा। कुछ देर तक मुकम्मल खामोशी रही, फिर अंदर से चिल्लाकर कुछ कहा गया। यह सुल्ताना ही थी। अल्फाज समझ में नहीं आए लेकिन आवाज वाज़ेह तौर पर पहुंच रही थी। मैंने मेगाफोन एक तरफ रख दिया और बुलंद आवाज में कहा, सुल्ताना, ये लोग ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे, तुम फौरन राइफल बाहर फेंक दो और हाथ उठाकर निकल आओ। जवाब में सुल्ताना ने फिर चिल्लाकर कुछ कहा। इस मरतबा अल्फाज भी हमारी समझ में आए। वो कह रही थी, ना ही महरोज, मैं बंदूक नहीं फेंकूंगी, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी। उसकी आवाज में जख्मी शेरनी जैसा दर्द भी मौजूद था और तंतना भी। ये उसी राजपूत लड़की की आवाज थी जो सर झुकाने से सर कटाना बेहतर समझती थी। ये आवाज कह रही थी, हवा को जंजीरें कौन पहना सकता है और मैं घने जंगलों की मस्त हवा हूँ और समंदर को कैद कौन कर सकता है। मैं साहिलों के घेरे में न रहने वाला समंदर हूँ और हक की आवाज को कोई हुक्म कैसे दबा सकता है। और मैं हक की वही सरकश आवाज हूँ। मैंने हर दौर में जुल्म को ललकारा है। मैं हर दौर में लहूलुहान हुई हूँ और हर आने वाले दौर में नई ताकत और नए जोश के साथ उभरी हूँ। मैंने और इमरान ने देख लिया था कि सुल्ताना मौत के घेरे में है। किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती है। ये घंटों या मिनटों की नहीं, सेकंडों की बात थी। हम सुल्ताना को बचाना चाहते थे, कम अज कम वक्ती तौर पर बचाना चाहते थे। वो जिंदा गिरफ्तार हो जाती तो फिर शायद उसकी जिंदगी के लिए कोई रास्ता भी निकल आता, कोई वसीला भी पैदा हो जाता। अनहोनियों की गुंजाइश तो हर जगह मौजूद होती है। उम्मीद की आंखें हमेशा करिश्मों की राह देखती हैं और कभी कभी यह इंतजार रंग भी लाता है। अगर हकीकत की नजर से देखा जाता तो इस मौजूदा वाक़े में सुल्ताना का किरदार संगीनी में सबसे कम था। खून खराबे के असल जिम्मेदार आफ्ताब और फिर हाशिम राजी थे। मुमकिन था कि सुल्ताना के गिरफ्तार हो जाने की सूरत में मिस्टर एंडरसन और दूसरे अंग्रेज ओहदेदारों के दिलों में उसके लिए रहम की कोई रमक पैदा हो जाती। मेरा अपना अंदाजा भी यही था कि मिस्टर एंडरसन और मैनयार्ड वगैरह सुल्ताना को जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हैं। सुल्ताना का इनकार सुनने के बाद कमांडोज ने फिर गैलरी का निशाना ले लिया था। अब मिस्टर एंडरसन खुद भी वहां आज मौजूद हुआ था। उसके अपने हाथ में भी जदीद माउजर था। उसके सिर्फ एक इशारे पर एक बार फिर सुल्ताना पर गोलियों की बौछार हो सकती थी। मैं मिस्टर एंडरसन के सामने आ गया। मैंने कहा, जनाब, आप इन लोगों से कहें कि कोई फायर ना करें। मैं सुल्ताना से बात कर रहा हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि गिरफ्तारी दे देगी। जो कुछ करना है जल्दी करो। मिस्टर एंडरसन का लहजा सख्त था। मैं कमांडो और मिस्टर मैनयार्ड की हदायत को नजरअंदाज करता हुआ थोड़ा सा और आगे चला गया। मैंने पुकार कर कहा, सुल्ताना, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। इनकार न करना सुल्ताना। बात तुम्हारी समझ में आए या ना आए, लेकिन मान लो। राइफल खिड़की से बाहर फेंक दो और खुद भी निकल आओ। चंद सेकंड बाद सुल्ताना की गुलगीर आवाज उभरी, महरोज, खुदा के लिए मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में ना ही डालो। ये बड़ा सख्त इम्तिहान है। सख्त इम्तिहानों में से ही बेहतरी का रास्ता भी निकल आता है सुल्ताना।
और मुझे उम्मीद है निकलेगा। मेरी और बालू की खातिर बात मान लो, बाहर निकल आओ। मैंने बड़े साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि कोई ज्यादती नहीं होगी, तुम बस खिड़की खोलकर राइफल बाहर फेंक दो। वो खामोश रही, यूं लगा कि वो फैसले की सूली पर लटक रही है। मिस्टर एंडरसन ने दीवार की ओर से दहाड़ कर कहा, मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता, इसे कहो बाहर निकल आए। कमांडो अब आगे बढ़ते हुए गैलरी के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। मैंने 1-2 बार फिर कहा, सुल्ताना बाहर आ जाओ मेरी खातिर। 15-20 सेकंड 15-20 घंटों की तरह गुजरे। फिर हमने देखा कि गैलरी का दरवाजा खुला, सुल्ताना बाहर निकली। वो अभी तक उसी लिबास में थी जिसमें पूनमपुर के मंदिर में गई थी। उसके जिस्म पर लहरियादार साड़ी थी, कानों में चांदी के झुमके, कलाइयों में वही पीली और सुर्ख चूड़ियां थी जो उसे आफ्ताब ने ला कर दी थी। ये सब कुछ एक हिंदू नारी का रूप धारने के लिए था। मैं देखा उसकी साड़ी कंधे पर से खून आलूदा है, यकीनन वो जख्मी थी। उसके हर वक्त कंधारी अनारों की तरह दहकने वाले रुखसार जर्द नजर आते थे। उसकी स्याह आंखें आंसू से लबरेज थी। उसने राइफल फेंक दी। राइफल पुरशोर अंदाज में सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गई। यही वक्त था जब मेरी नजर सेकंड ऑफिसर मैनयार्ड पर पड़ी। उसने कमांडोज की तरफ देखकर आंखों से कोई इशारा किया। अगला लम्हा कयामत का था। एक साथ 3-4 राइफलों से तड़ की खौफनाक आवाज बुलंद हुई। सुल्ताना का जिस्म उछलकर पीछे की तरफ गया, गैलरी की दीवार से टकराया और फिर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। सुल्ताना! मेरे सीने की गहराई से पुकार बुलंद हुई। मैं बेसाख्ता उसकी तरफ लपका। मैं उसके ऊपर गिर गया। इन हशरखेज लम्हों में शायद मेरे दिमाग के अंदर ही आया था कि मैं उसके ऊपर गिर जाऊंगा तो वो मजीद गोलियों की जद से महफूज हो जाएगी, लेकिन उसे मजीद गोलियों की जरूरत ही कहाँ थी। उसका सीना छलनी हो चुका था। मैंने उसकी आंखों में देखा, ये शायद उसकी जिंदगी के आखिरी 2-3 सेकंड थे। महरोज वो बस इतना ही कह सकी, वो मर चुकी थी। मेरे जख्मों पर अपने मोहब्बत भरे होंठ रखने वाली, मेरे रास्ते के कांटे अपनी पलकों से चुनने वाली, मेरी खातिर अपना सब कुछ लुटा देने वाली मर चुकी थी और उसका सर मेरी बाहों में था। मैं पलटा, मुझे अपने सामने कुछ नजर नहीं आया, बस एक सुर्ख चादर थी जो आंखों के सामने तन गई थी। इस चादर के अंदर से कमांडोज के मनहूस चेहरे परछाइयों की तरह नजर आए थे। मैं थाड़ा, मुझे नहीं मालूम क्या कहा और किसको कहा। हाँ, यह जरूर था कि इस आवाज की गूंज मुझे अपने पूरे जिस्म में और सारे दरो दीवार में महसूस हुई। मैं अपने करीब तरीन अंग्रेज कमांडोज की तरफ बढ़ा। ये उन्हीं में से था जिन्होंने मेरी नहत्ती सुल्ताना पर गोली चलाई थी, इसके जिस्म को छलनी किया था। मैं देखा कि कमांडो ने मेरी तरफ राइफलें सीधी की हैं। इस वक्त यह कातल राइफलें मुझे दुनिया की हकीर तरीन चीज महसूस हुई। मैं कमांडो से टकराया और उसे अपने साथ लेता हुआ नीचे दूर जा गिरा। यही वक्त था जब मैंने मैनयार्ड को देखा। वो मेरी तरफ राइफल सीधी कर रहा था। एक तरफ से इमरान उकाब की तरफ चपटा और मैनयार्ड की राइफल की नाल ऊपर उठा थी। अचानक मेरे सर पर कोई बहुत वजनी चीज लगी। इसके साथ ही महसूस हुआ कि दर्जनों हाथों ने मुझे दबोच लिया है। एक बार फिर कोई वजनी शय सर से टकराई। मेरी आंखों के सामने तनी हुई चादर का रंग तब्दील होने लगा। वो बतदरीज स्याह होती चली गई। पता नहीं कितनी देर बेहोश रहा और किस हाल में रहा। दोबारा हवास बहाल हुए तो मेरे इर्द गिर्द लालटेन की मध्यम रोशनी थी। मैं कुछ देर तक बिल्कुल खाली और ज़हन के साथ लेटा रहा। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मुझ पर क्या क़यामत बीत चुकी है। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मेरे सर से दर्द की शदीद टीसें उठी, लेकिन शायद इससे 10 गुना ज्यादा दर्द भी होता तो मुझे वो करने से ना रोक सकता जो मैंने किया था। मैं उठा और नीम दीवानगी सी कैफियत में सुल्ताना सुल्ताना पुकारने लगा। फिर मैं कमरे के बंद दरवाजे पर पिल पड़ा। मैंने 2 हत्थर चलाए, इसे ठोकरें रसीद की। मेरी आवाज ने तो दीवार को लरजा दिया। मैं चिल्ला रहा था, दरवाजा खोलो हरामजादो, तुमने उसे मार दिया। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। मैं सबको राख कर दूंगा। मेरा कुछ नहीं बचा। कान खोल कर सुन लो, किसी का कुछ नहीं बचेगा, किसी का कुछ नहीं बचेगा। मैं फिर दरवाजे पर हमला आवर हुआ। जो भी दरवाजा बहुत मजबूत था फिर भी चटकने लगा। एक तरफ से इमरान नमूदार हुआ और उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। होश में आओ ताबी, इस तरह कुछ नहीं होगा, जाने वाली जा चुकी है। अब सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। मैंने उसे धक्का देकर पीछे हटाया। तुम लो सब्र और हिम्मत से काम, मैं नहीं लूंगा। मैं मर जाऊंगा और इन सबको मार डालूंगा। इन्होंने मेरी नहत्ती सुल्ताना को मारा है। वो मेरे कहने पर बाहर आई थी। मेरे कहने पर उसने खुद को हवाले किया था। इस सफेद सुवर मैनयार्ड और एंडरसन ने मरवाया उसे। इन्होंने धोखा दिया। इमरान ने एक बार फिर मुझे बाजू में भरा। नहीं ताबी, मौत का वक्त मुकर्रर है। जो हुआ ऐसे ही होना था। और क्या पता ये अच्छा ही हुआ हो। वो पकड़ी जाती तो उसकी मौत मुश्किल हो जाती। इन लोगों ने उसे माफ तो नहीं करना था ना। ये तो इसकी बोटियां नोचने का इरादा रखते थे। अब इसे खुदा की रजा समझो। अपने आप को संभाल लो ताबी। दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैं कह रहा, मुझे छोड़ दो, मर जाने दो मुझे, इसके पास चला जाने दो। मैंने खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाया। इमरान ने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने उसे जोरदार झटके दिए। कोई और होता तो मुझे गिरफ्त में न रख सकता, मगर उसके फुलादी बाजू ने मुझे घेरे में रखा। मैंने उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ देकर जोर लगाया। उसकी गर्दन पीछे मुड़ गई, मगर बाजू की गिरफ्त बरकरार रही। मैं फनकारा, तुमने क्या किया? तुमने भी बस तमाशा देखा? मेरी तरह तुमने भी उसे मरने दिया? हमारी आंखों के सामने वो छलनी होगी। मुझे छोड़ दो। मैंने पूरा जोर लगाया। हम दोनों दीवार से टकराए, फिर पुख्ता फर्श पर गिर गए।
लेकिन इमरान ने मुझे छोड़ा नहीं। वो जानता था मैं फिर दरवाजे पर फिर पड़ूंगा, उसे तोड़ दूंगा या खुद को जख्मी कर लूंगा। इसकी मजबूत गिरफ्त उसकी दोस्ती ही की तरह नाकाबिले शिकस्त थी। कुछ देर बाद मेरी वहशत एकदम शदीद गम अंतों में ढल गई। मैंने खुद को ढीला छोड़ दिया था, अपना सर उसके सीने से टिका दिया और पूट पूट कर रोने लगा। हम इसी तरह फर्श पर गिरे रहे। मैं रोता रहा, वो मुझे अपने सीने से भींचता रहा, मेरा सर चूमता रहा। मुझे लगा मेरे जिस्म का सारा पानी आंखों के रास्ते नुचड़ जाएगा। मेरी निगाहों में चंद दिन पहले के वो मनाजिर थे जब मंदिर के तहखाने में वो मेरे साथ थी। छिप के अंधेरे में वो अपनी तमाम तर निस्वानियत और हलावत के साथ मेरे अंदर समा जाती थी। वो होले होले मेरा नाम पुकारती थी। मैं उसके कानों में मोहब्बत भरी सरगोशियां करता था। वो जवाब देती थी। वो नल पानी की इन सुहानी शामों का सपना देखती थी जब हम दीवान के वसी अहाते में गेंदे और मोतियों के फूलों की क्यारियों के दरमियान एक दूसरे का हाथ थामे दूर तक चलते चले जाते। हमारा बालू हमारी बाहों में होता और हम बारी बारी उसके गाल चूमते। वो अब अपने इस सपने समेत मिट्टी के नीचे जा सोई थी, कभी न उठने के लिए। वो बस 3-4 दिन के अंदर ही सूखी रेत की तरह मेरी मुट्ठी में से फिसल गई थी। मैं रो रो कर निढाल हो गया। मैंने जिस्म का दर्द सहना तो किसी हद तक सीख लिया था, लेकिन दिल का दर्द सहना मुझे कहाँ आता था। मैं तड़प तड़प कर नींद जान हो गया तो इमरान के साथ ही चटाई पर नीम दराज हो गया। शायद ये नींद बेहोशी की सी कैफियत थी। दोबारा मेरी आंख खुली तो बदस्तूर अंधेरा था। लालटेन रोशन थी। मुझे अंदाजा हुआ कि ये बिल्कुल बंद जगह है। कोई खिड़की, रोशनदान, कोई दर्ज, कुछ भी नहीं। बस वजनी चौबी दरवाजे के अंदर एक चौकोर खाना सा था और वो भी बंद था। या रात और दिन की तमीज मुश्किल थी। इमरान मेरे सराहने बैठा था, मेरे सर के जख्म से रिसने वाले खून को रूई से पूछ रहा था। हम कहाँ हैं इमरान? मैंने पूछा। जरगाह में। मैंने इर्द गिर्द देखकर कहा, जरगाह की जेल में? इमरान ने इस बात में सर हिला। कब पहुंचे हम यहाँ? कल रात। और सुल्ताना? मेरी आवाज़ दुख के बोझ से बैठ के वो भी आ गई थी। उसे कल रात दफन किया गया। यहाँ जरगाह में उसके कुछ अजीज मौजूद हैं। उसकी मैयत इन्हें दे दी गई थी। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। आंखों से ताज़ा गर्म आंसू रिसने लगे। इमरान कह रहा था उसका जनाजा कड़े पैरे में पड़ा गया। शायद 15-20 लोग ही होंगे, लेकिन पता चला कि आज दोपहर जरगाह में हजारों लोगों ने उसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी है। अस्पताल में सुल्ताना के आखिरी लम्हात मेरी निगाहों में घूमने लगे। मैंने कराते हुए कहा, हमारा अंदाजा गलत निकला इमरान। हमारा ख्याल था कि शायद ये गोरे इसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते थे। मैंने खुद इस सफेद सुवरमन यार्ड को इशारा करते देखा था। इसके इशारे पर ही सिपाहियों ने गोलियां चलाई। इमरान ने तवील सांस ली। तुम ठीक कहते हो, इन चिट्ठी चमड़ी वालों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। दरअसल इन्होंने सोच लिया था कि सुल्ताना वाला मामला वहीं पर खत्म कर देना है। अपने हिसाब से उन्होंने ठीक ही सोचा था। वो जानते थे कि सुल्ताना को जिंदा पकड़ा गया तो उसे मारने और ना मारने का मसला बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। बहुत सी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। राजवाड़े के हालात तो पहले ही से बहुत खराब है। मैंने सिसक कर कहा, इमरान ये सब क्यों हुआ? सब कुछ तो ठीक होने जा रहा था, सब कुछ तय हो गया था। वो गोली किसने चलाई? जिसने आफताब को जख्मी किया और फिर हंगामा शुरू हो गया। इमरान ने कहा, वो एक नहीं 2 गोलियां थीं और मुझे यकीन है कि वो इस बंदे ने चलाई जो इस राजवाड़े में हमारा सबसे कमीना और खतरनाक दुश्मन है। वो पांडे ने चलवाई। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि ये सब कुछ खुश असलूबी से हो जाए, सुल्ताना बचकर यहाँ से निकल जाए। मेरा लहू खोल गया। मैंने कहा, तुम ये कैसे कह सकते हो कि पांडे ने चलवाई? ये गोलियां हमारे पीछे वाली एक छत से चलाई गई थी। मैंने उस बंदे का साया देख लिया था। वो छत से कूदा और भाग निकला। मैं भी उसके पीछे गया। शायद तुमने भी उसे देखा हो। वो एक पाँव जरा दबा कर भाग रहा था। पांडे का एक चौड़ी नाक वाला मातहत भी एक पाँव दबाकर चलता है। सुरेश नाम है उसका। मुझे यकीन है कि वही बंदा था। मैंने कहा, इसका मतलब तो ये है कि मारिया की जान जाने के अलावा और भी जो कुछ हुआ इसका जिम्मेदार यही रंजीत पांडे है। बिल्कुल ऐसा ही है। सब कुछ ठीक जा रहा था और मुझे 100% यकीन है कि अपने दूसरे साथी कैप्टन टॉम और बाकी यरगमालियों की जान बचाने के लिए इन गोरों ने सुल्ताना और आफताब को नलपानी में दाखिल होने देना था। एक जान गुसल अफसोस और दुख ने मुझे घेर लिया। वाकई अगर वो 2 गोलियां ना चलती तो हालात इस वक्त तक कितने मुख्तलिफ होते। हो सकता था कि अब सुल्ताना के अलावा हम दोनों भी नलपानी के खूबसूरत दीवान में होते। वो अपने बच्चे को बाहों में लेकर निहाल हो रही होती। उसकी आंखों में खुशी के सितारे चमकते, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं था। उसकी जगह एक नाकाबिले तलाफी दुख था। एक आग थी जो मेरी रगों में दौड़ रही थी और मेरे तन बदन को बार बार भस्म कर रही थी। मैंने पूछा, इमरान वो दूसरा बंदा कौन था जिस पर कुत्ते ने हमला किया था? वो यकीनन सुरेश कुमार का कोई साथी होगा। मेरी निगाह में सारा मंजर फिर से घूम गया। उस शख्स का अकब से इमरान को निशाना बनाने की कोशिश करना, खेत में से अचानक जिस्म कुत्ते का निकलना और उस पर जा पड़ना, कुत्ते की लर्जाखेज आवाजें, इस शख्स की दर्दनाक चिंगाड़, फिर गोली का चलना और कुत्ते का पलक छपकने में ओझल होना। मैं खाली खाली नजरों से इमरान को देखता रहा। मैंने कहा, इमरान ये कुत्ता वही था ना जिसकी रस्सी तुमने खेतों में खोली थी? इमरान ने इस बात में सर हिला। कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता है, तुमने देखा ही होगा। तब से हमारे आस पास ही था। मेरा ख्याल था कि इमरान कुछ और भी कहेगा। उसने कुछ नहीं कहा।
लेकिन मेरे जहन में वो तमाम अल्फाज गूंजने लगे जो इमरान ने अपनी रोहतात बयान करते हुए कहे थे। उसने जानवरों के साथ अपने खसूसी और हैरत अंगेज ताल्लुक का तज़किरा किया था। वो खास कशिश जिसकी वजह से वो पहले चांद साहब की मरदम शनास नज़र में आया और फिर स्टार सर्कस में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ। बाद अज़ां अमेरिकन प्रोफेसर रिचर्ड रिची ने इमरान की इस अनोखी सलाहियत को स्पेशल एनिमल मास्टरी का नाम दिया था। इसने कहा था कि वक्ती तौर पर यह सलाहियतें इमरान के अंदर दब गई हैं, या कह लिया जाए कि ज़ाइल हो गई है, लेकिन इम्कान है कि ये कुछ अरसे बाद फिर बहाल हो जाएगी। तो क्या वो सलाहियत बहाल हो रही थी? क्या सोच रहे हो? इमरान ने कहा। यही कि अगर वो कुत्ता अचानक नमूदार न होता तो क्या होता। ये अगर बड़ा अजीब लफ्ज़ था भी, इसके बारे में ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। जो हो गया वो हो गया, अब आइंदा के बारे में सोचना चाहिए। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी।